नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक वैसे आपको सब्जेक्ट से पता लग गया होगा और हम बात करने वाले हैं इंडेक्स, ETF और स्मॉल केस के बारे में। ये स्मॉल केस जो है, यहाँ पे हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे। आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक के जो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो है उनको मैं स्मॉल केस बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में 2, 4, 5, 10, 20 स्टॉक है उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए या फिर इंडेक्स ETF को फॉलो करना चाहिए, उसको जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और ETF वैसे इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो है सिर्फ निफ्टी के ही ETF ने जो है लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज़ के जो AUM है उसको पार कर दिया था। लेकिन अभी भी जो है अवेयरनेस काफ़ी कम है, बहुत सारे लोगों को ETF के बारे में पता नहीं है और वो अभी भी जो है स्पेसिफिक स्टॉक को ही फॉलो कर रहे हैं। इवन वो इंडेक्स को फॉलो कर रहे थे लेकिन फिर भी कैश के स्टॉक के पोर्टफोलियो बना रहे हैं ETF के बजाय। तो क्या ETF का स्कोप है, किन के लिए बेटर है, किन के लिए कैश के स्टॉक का पोर्टफोलियो बेटर है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब जो है आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है ETF का और स्मॉल केस का, वो एक बार आपके साथ शेयर कर देते हैं। ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अगर नहीं पता तो एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है वैसे ये फंड है यहाँ पे, लेकिन ये रियल टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं। यानी कि जैसे कि आप किसी स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो मार्केट हावर में 9:15 से 3:30, जैसे कि इंडिया की मार्केट का टाइमिंग है, वैसे ही जो है आप इन फंड की NAV को भी जो है राइट नाउ अभी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वो ETF कहलाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स के ETF की। वैसे ETF जो है किसी भी अंडरलाइन पे बन सकता है, वो किसी इंडेक्स का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर और फंड हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है, कोई कॉमोडिटी हो सकती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। ओके, तो कई चीज़ों पे अलग अलग हो सकते हैं ETF, लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इक्विटी के इंडेक्स की बात कर रहे हैं आज। तो इक्विटी के इंडेक्स के आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि बैंक बीज है, IT बीज है, निफ्टी बीज है, सेंसेक्स, ICICI सेंसेक्स, बहुत सारे हैं। ओके, UTI निफ्टी है, अलग अलग AMC के उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम रख रखे हैं यहाँ पे। तो वो सब AMC कंपनीज के जो है इंडेक्स के ETFs जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और स्मॉल केस तो आपको पता ही है, आपके डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, आपने बहुत सारे स्टॉक बाय कर रखे हैं, आपके होल्डिंग में है, उसको यहाँ पे मैं स्मॉल केस बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल केस का मतलब कोई स्पेसिफिक पोर्टफोलियो नहीं है। जो भी आप रेगुलर अपने पोर्टफोलियो को रखते हो, 10 स्टॉक का, 5 स्टॉक का, 20 स्टॉक का, 25 स्टॉक का, 200 स्टॉक का, अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग चॉइस होती है। कोई 4 स्टॉक रखता है, कोई 400 स्टॉक भी रखता है, तो उसको जो है हम यहाँ पे स्मॉल केस बोल रहे हैं। तो उसका मतलब आप समझ आना कि स्मॉल केस का मतलब आपके पोर्टफोलियो की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और स्मॉल केस आपके पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, कि अगर आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो या फिर ETF को सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है आपको मिलेगा कि यहाँ पे कि आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक उस ETF का अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो ETF है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सचेंज या फिर कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं। ठीक है, वो इंडेक्स बना देते हैं अपना और उस इंडेक्स को ETF के तौर पे कोई AMC लॉन्च कर देगी। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे कि जो इंडेक्स है वो खुद जो है कोई एक्सचेंज बना रही है और कोई इंस्टीट्यूट्स बना रहा है। आप अपना इंडेक्स, आपको ये नहीं कि भाई मेरे को ये अच्छा लग रहा है, आप नहीं बना सकते। और उस जो इंडेक्स की लिस्ट है उसमें से कुछ ही इंडेक्स जो है ETF के रूप में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स तो अभी इंडिया में बहुत सारे हैं, BSE के भी और NSE के बहुत सारे इंडेक्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सब इंडेक्स के ETF नहीं है। तो जो इंडेक्स है उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड इंडेक्स के ही ETF आपको मिलेंगे। तो आपके पास जो चॉइस है वो लिमिटेड है। ओके, और जो चॉइस है उसके अंदर भी जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने अभी बैंक बीज की बात की, आपको लगा कि नहीं बैंक बीज में भी मेरे को PSU नहीं चाहिए। ठीक है, तो बैंक बीज में तो PSU का रहेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चाहिए, तो वो तो उसके अंदर रहेगा, वेटेज जो है बाय डिफॉल्ट रहेगा, कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कस्टमाइजेशन जो है पॉसिबल नहीं है वेटेज की स्टॉक की, जो इंडेक्स किसी इंस्टीट्यूट्स ने या एक्सचेंज ने बनाया है वही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस इंडेक्स का जो ETF अवेलेबल है वही आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपके पास जो चॉइस है वो लिमिटेड है। यहाँ पे आपके पास जो है भरपूर आज़ादी है, आप अपनी मर्जी के स्टॉक चूज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के खुद के इंडेक्स बना सकते हो, आप अपनी मर्जी के पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप अपनी मर्जी के उसमें वेटेज दे सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक को जस्ट फॉर एग्जांपल कि रिलायंस को 10% दूंगा या रिलायंस को मैं 50% पोर्टफोलियो में वेटेज दूंगा, तो आपकी पूरी आज़ादी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो है अपने कोई भी स्टॉक को वेटेज कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में जो है क्लियरली अगर आप देखोगे तो स्मॉल केस यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो आपको ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो
है चॉइस लिमिटेड है, और यहाँ पे जो है आपको जो पसंद आए, स्टॉक कम करना है, ज़्यादा करना है, वेटेज कम ज़्यादा करना है, किसी स्टॉक को लेना है नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। इसको जो है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है एग्जीक्यूशन का, कि एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है ETF के और अपने पोर्टफोलियो के। तो सबसे पहले ETF यहाँ पे एग्जीक्यूशन ईजी है। आपने सेलेक्ट कर लिया, डिसाइड कर लिया कि कौन सा ETF मेरे को चाहिए, अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे गए या फिर अपने ब्रोकर को कॉल किया, खाली एक ही नाम आपको टाइप करना है, सर्च करना है, बाय कर लिया, बस इतना ही है। सिंपल एंड इजी है। ओके, और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है आपको, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 12 स्टॉक चाहिए, 15 चाहिए, 20 स्टॉक चाहिए, वो सब स्टॉक को आपको एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। उनको जो है आपने जैसे कि शाम को डिसाइड किया कि मुझे इतनी वोटेज देनी है, कल सुबह पता लगा कि कोई स्टॉक उसमें से 2% ऊपर चला गया, कोई जो है 2% नीचे आ गया, आप करंट प्राइस पे ऐसे बाय करेंगे तो एलोकेशन बिगड़ जाएगी, जो आपने सोची थी वो हुई नहीं। आप बाय कर रहे हो, बाय करते करते पता लगा कि आपने जो है 5-10 मिनट लगा दिए, और तब तक जो है कोई स्टॉक में स्लिपेज आ गई, कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया। तो जो आपने प्लान किया जिस वेटेज पे, जिस परसेंटेज पे, वो उतना परफेक्टली एग्जीक्यूट यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है। स्लिपेज जो है आएगी। और स्लिपेज अवॉइड करने के लिए मार्केट में एक साथ आप बास्केट बना सकते हो, बास्केट बाय कर सकते हो। बास्केट आपको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है। यानी कि आपने जस्ट फॉर एग्जांपल कि निफ्टी 50 के पैरेलल आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो 50 स्टॉक को आप सिलेक्ट करोगे, वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, उनका जो है एक बास्केट बनाओगे। बास्केट में आपने वेटेज डिसाइड की, कैलकुलेशन किया कि कौन से स्टॉक को कितना वेटेज देना है, नंबर ऑफ स्टॉक कितने आएंगे, और वो सब मिला करके जो है आपको फिर जो है ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, नए लोगों के लिए खास करके ईजी नहीं है इतनी जल्दी इसको जो है एग्जीक्यूट करना। दूसरा जो है यहाँ पे आप छोटे अमाउंट से ट्रेड जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटे अमाउंट का मतलब है कि आपको 500 रुपये से 1000 रुपये से स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो वो कर सकते हो। आप बोलो कि अब 1000 रुपये में मेरे को निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो बनाना है, तो नहीं बना पाओगे आप ना। ETF ले सकते हो, निफ्टी 50 का ETF ले सकते हो आप, लेकिन निफ्टी 50 का जैसा पोर्टफोलियो आप 1000 रुपये में नहीं बना पाओगे, क्योंकि 1000 रुपये में क्या एक स्टॉक भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 1 या 2 स्टॉक ही हैं जो अभी 100 रुपये के नीचे हैं। अगर आप देखोगे मारुति, अल्ट्राटेक और बजाज फाइनेंस के देखोगे, तो ये 3 स्टॉक का प्राइस लगभग 20,000 के ऊपर हो जाएगा। तो आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का आपको निफ्टी 50 के कम से कम, मतलब कि उसके इक्विवेलेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो चाहिए होगा। और उसमें भी हो सकता है कि कई स्टॉक का वेटेज मल्टीपल आ रहा है, फ्रैक्शन तो आप शेयर बाय कर नहीं पाओगे, तो किसी स्टॉक का आपको 10 शेयर बाय करना पड़ेगा, किसी का जो है 2 शेयर बाय करने पड़ेंगे। तो पता लगा कि 10 शेयर जिसका आ रहा है वेटेज के अकॉर्डिंगली वो टॉप के है, और जैसे कि फ्रैक्शन कुछ ऐसे आ रहे हैं कि आपको 5-6 रिलायंस बाय करने पड़ गए, 3-4 TCS बाय करने पड़ गए, तो यही आपका 20,000 हो जाएगा। बाकी के 48 में तो आपका एडजस्टमेंट करते करते ये अमाउंट 1-1.5 लाख रुपये तक चला जाएगा। तो छोटे अमाउंट में जो है वो पोर्टफोलियो वेटेज बनाना उतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है आप छोटे अमाउंट से कर सकते हो, जैसे कि IT 20 का है। अगर आप IT के 11 स्टॉक में बाय करने जाओगे, आप पोर्टफोलियो बनाने जाओगे, एक स्टॉक भी बाय करोगे तो भी आपका कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगने वाला है। TCS आपको पता है कितना चल रहा है, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब के सब स्टॉक जो है 1000-1100 रुपये के ऊपर के हैं। ओके, कोई स्टॉक जो है आपको यहाँ पे 4000 का भी मिल रहा है। तो अगर आप लेने जाओगे तो उसमें जो है आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार लगेगा, जबकि आप जो है सिर्फ 30-31 रुपये में जो है IT में इन्वेस्ट कर सकते हो। IT 20 जो है आपने स्टार्ट कर लिया, आपके पास जो है सिर्फ 100 ही रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये तो 3 स्टॉक बाय कर लो IT 20 के, आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन हो गया, 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट हो गई। इससे छोटा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 30 रुपये में जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत छोटे अमाउंट से जो है आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। एक इशू जो है वहाँ पे एग्जीक्यूशन में आ सकता है आपको, अगर आप बड़ा फंड लगा रहे हो तो ETF के जो कुछ ETF है उनमें ट्रेड इतने ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होते, वॉल्यूम जो उनमें थोड़े कम होते हैं। सभी ETF में वॉल्यूम का इशू नहीं है, सभी ETF में लिक्विडिटी का इशू नहीं है, लेकिन कुछ ETF जो नए लॉन्च हुए हैं और उनमें जो है लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू स्टॉक्स उतनी नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में यहाँ पे जैसे कि अगर आप पैसा लगाने जाओ, हालांकि 100-150 करोड़ लगाओगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन आप जितना लगाना चाह रहे हो उतनी लिक्विडिटी भरपूर है स्टॉक्स में, वहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट का इशू नहीं आने वाला। लेकिन हो सकता है कि आपको एक साथ 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए डालना हो, तो ETF में जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कॉस्ट आ सकता है कि आप खुद ही बाइंग करते करते प्राइस को जो है वहाँ पे 0.25%, 0.3%, इवन अगर 0.5% भी अगर उस टाइम पे पर्टिकुलर लिक्विडिटी नहीं है तो आपने जो है आधा % तक की जो है इम्पैक्ट कॉस्ट आपने ला दी। बाय करना चालू किया था आपने किसी, जैसे कि बैंक में इसको 420 से बाय करना चालू किया था और बड़ा पैसा आपको डालना है, वो बाय आपकी जो है 420 पे हो नहीं रही, आपने बाय करते करते उसको 422, 423 पे पहुंचा दिया, तो जो 2-3 रुपए का एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ा उसको इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो वो इम्पैक्ट कॉस्ट जो है हो सकती है अगर बड़ा पैसा अगर आप डालना चाह रहे हो ETF में। स्टॉक्स में जो है ऐसा कोई आपको इशू यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे
कॉस्ट का कि क्या क्या कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होती है, कौन सा ट्रेडिंग की जो कॉस्ट है, जो एग्जीक्यूशन की कॉस्ट है, किस में ज़्यादा पड़ेगी। वैसे अमाउंट तो सेम रहेगा आपका, क्योंकि जितना आप पोर्टफोलियो में डालने सोच रहे हो उतने आप ETF में डालोगे, तो वो तो सेम ही रहेगा, उसका कॉस्ट का कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख में ETF 1.25 लाख का मिल जाएगा, वो तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही मिलेगा। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ट्रेडिंग एक्सपेंस, कुछ इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंस आपके रहते हैं प्लेटफॉर्म के, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज तो लगभग सेम ही रहेगी दोनों में। डिस्काउंट ब्रोकर है तो फ्री है, डिलीवरी सबका फ्री रहता है यहाँ पे। ओके, ट्रेडिंग की बात नहीं और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर आपका फुल सर्विस ब्रोकरेज है तो वो आपका जो है अमाउंट पे लेता है, जैसे कि 0.05 या 0.01 या फिर 0.1, जो भी 10 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा आप ब्रोकरेज फुल सर्विस में पे करते हो वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ओके, एंटर कॉस्ट भी सेम रहेगी। एंटर कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो एंटर कॉस्ट का मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंस अदर दिन जाते हैं ब्रोकरेज के, जैसे कि एक्सचेंज के चार्जेस हैं, STT है, स्टैंप ड्यूटी है, सेबी के चार्जेस हैं, वो सब सेम रहने वाली है, क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड करती है और वो नंबर ऑफ सिंबल पे, नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। अब जितना अमाउंट डालोगे वो परसेंटेज जो है अमाउंट पे रहते हैं वो सेम रहने वाली है। ओके, एग्जिट कॉस्ट यहाँ पे लो है। एग्जिट कॉस्ट का क्या मतलब है कि आपको प्रॉफिट बुक करने हैं, आपको जो है लिक्विडेट करना है, उसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लो है। ऐसा क्यों? अमाउंट तो सेम ही है, 10 लाख इसमें मान लेते हैं, 10 लाख इसमें, आप 10 लाख का इसमें बेचोगे तो वही खर्चे यहाँ पे लगने वाले हैं। एंटर एग्जिट दोनों यहाँ पे जो है ब्रोकरेज के अलावा जो चार्जेस हैं वो तो सेम ही लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चार्जेस और है जो आपको ध्यान नहीं होगा, वो है यहाँ पे डिपॉजिटरी का चार्ज। ओके, जब DP आपकी क्लियरेंस चार्ज करता है तो उसमें जो है नॉर्मली डिपॉजिटरी जो है 5 रुपये, और प्लस में ब्रोकर अपना जोड़ देते हैं 8, 9, 10, अलग अलग ब्रोकरों का अलग अलग है, तो मिनिमम आप मान के चलिए पर सिंबल पर डे 13 रुपये लगता है मिनिमम। वो 13 से अलग अलग ब्रोकर का 20 तक जा सकता है, 25 तक जा सकता है, नॉर्मली जो है 13-14 रुपये लगते हैं वो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक ही सिंबल है, अमाउंट करोड़ का हो या 2 करोड़ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही सिंबल है तो आपको 13 रुपये ही पे करना है, चाहे क्वांटिटी 1 है या फिर 100 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है जितने नंबर ऑफ स्टॉक होंगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास 50 स्टॉक है तो आपकी कॉस्ट वो जो है 13 गुना 50 हो जाएगी। तो ये एक जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आपको कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। अगर आप लार्ज पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो, कोई निफ्टी 100 का, निफ्टी 200 के जैसे कोई आप बना रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो है कॉस्ट उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप 12 स्टॉक भी बैंक बीच के लेते हो या फिर निफ्टी 50 का या सेंसेक्स का 30 का लेते हो, तो वो भी जो है आपका 30 गुना कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा देने वाला है। सेम कहानी यहाँ पे प्लेज की है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही सिंबल है और यहाँ पे जो है n नंबर ऑफ सिंबल है जितने भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो वो कॉस्ट भी जो है यहाँ पे कम रहेगी। जबकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल केस में जो है आपका प्लेजिंग के लिए उतना ही ज्यादा आपको जो है कॉस्ट जाने वाला है, क्योंकि प्लेज का भी आपको पता होगा कि प्लेज और अनप्लेज की पर सिंबल की पर रिक्वेस्ट की जो है आपके नॉर्मली 20 से 25 रुपए जो है ब्रोकर चार्ज करता है। वो किसी का 30 हो सकता है, किसी को 40 हो सकता है, अलग अलग ब्रोकर का है, लेकिन आप ऑन एवरेज अगर 20 से 25 रुपए भी पकड़ के चलो तो यहाँ पे एक ही बार लगने वाला है, 25 रुपए लगने वाला है जब भी आप प्लेज या अनप्लेज करोगे। लेकिन यहाँ पे जो है आपको वो n नंबर ऑफ स्टॉक है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ स्टॉक है उतने ही ज्यादा जो है आपकी प्लेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक इशू ये है कि कुछ ब्रोकर जो है आपको ETFs में अलाउ नहीं करते। ओके, कुछ ब्रोकर जो है ETFs में प्लेजिंग अलाउ नहीं करते। जैसे कि आप स्टॉक का एक केस आया था सामने, तो हो सकता है कि आपको प्लेज करने की जरूरत है लेकिन आपका ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहा, तो इस केस में जो है आपको अपने ब्रोकर स्पेसिफिक से कांटेक्ट करना होगा, वो एक इशू हो सकता है। लगभग जितने स्टॉक है ब्रोकर सभी के सभी जो है यहाँ पे अलाउ करते हैं। स्टॉक्स में ऐसा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जो स्टॉक आप ढंग के ले रहे हो, अगर आप निफ्टी 500 तक के कोई स्टॉक उठा रहे हो, आज के टाइम पे लगभग जो है 800 से 900 स्टॉक तो सभी ब्रोकर अलाउ करते हैं। कई ब्रोकर जो है NSE के लगभग 1,500 स्टॉक्स को कवर करते हैं वहाँ पे हेयर कट देने के लिए, अच्छा हेयर कट देने के लिए, यानी कि अच्छी लीवरेज वहाँ पे उसके सामने प्लेस देने के लिए। ठीक है, तो कोई स्टॉक आपका बहुत ही स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक है तो हो सकता है उस पर ना मिले, वरना अगर आप जो इंडेक्स में है वो स्टॉक उठाओगे तो वहाँ पे आपको जो है लगभग प्लेस मिल जाएगा। वो ऐसा इशू जो है स्टॉक्स में नहीं आएगा। लेकिन एक इशू यहाँ पे हो सकता है मार्जिन कॉल का। मार्जिन कॉल का क्या मतलब है? जैसे कि आपने कोई स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया और उसमें से कोई पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, जैसे कि अभी आपके पोर्टफोलियो में अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज जैसे काउंटर होते, और वहाँ पे जो है सिंगल डे में 30, 35, 40% की गिरावट आई, तो वहाँ पे जो है आपकी पोर्शंस फोर्सफुली लिक्विडेट की जा सकती है, या फिर जो है आपको मार्जिन कॉल गेट हो सकती है कि आपकी अपनी पोर्शन काटिए या पैसा डालिए, आपका जो है प्लेज किया हुआ पैसा वापस दीजिए, हमको जो है स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मार्जिन कॉल जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए आ सकती है। इंडेक्स में भी आने की तो इंडेक्स के ETF में भी आ सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा 40-50% तो पूरी मार्केट ही गिरेगी, एक साथ ही गिरेगी, मतलब कि रेयरली होता है, ऐसा होगा नहीं। नॉर्मली जो है आपको यहाँ पे
हेज का जो प्लेज का जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा मिलता है। 75 to 80% के आसपास जो है आपका मतलब कि 20 से 25% हेयर कट करके आपको जो है अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो 20-25% का वो उनको पता है कि इंडेक्स इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला, तो इतनी वो सेफ्टी रखते हैं। उसके बाद गिरेगा तो आपके पास दूसरे कुछ एक्शन होंगे, प्लान होंगे। ओवर द नाइट जो है आपको ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठा और आपके पास कोई मार्जिन कॉल आ गई। स्ट्रोक्स में जो है ऐसा होता रहता है, साल में जो है कोई न कोई स्ट्रोक जो है ऐसे कांड होते रहते हैं जिसमें 30-35-40% की गिरावट ऊपर से आ जाती है किसी न किसी स्टॉक में। तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम आपके साथ रह सकती है, लेकिन ETF इंडेक्स में जो है ऐसा मार्जिन कॉल वाला इशू नहीं रहेगा। दूसरा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़े से ज़्यादा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट में, लिक्विडिटी कम है, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है तो इम्पैक्ट कॉस्ट आ सकता है। ये अभी टाइम बीइंग है, हो सकता है कि आने वाले मंथ्स में जब ये वीडियो आप अगर 2024 में देख रहे हैं या फिर लेटर ऑन देख रहे हैं तब तक लिक्विडिटी अच्छी आ जाए, तब तक जो है ये इम्पैक्ट नहीं करेगी। वैसे भी अगर आपका छोटा अमाउंट है, SIP अमाउंट है, 2-4 लाख रुपये तक का अमाउंट है एक बार में डालने का, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप करोड़ रुपये डाल रहे हो तो आपको जो है डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ेगा। पता लगे कि आपका 1-1.5% तो 1 करोड़ में से 1-1.5 लाख रुपये तो आपका इम्पैक्ट कॉस्ट में चला गया, तो वो आपके लिए जो है एक थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है। बाकी कॉस्ट जो है स्टॉक में लिक्विडिटी की वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे जो है इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी कम होती है, उसको जो है आप यहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हो। ओके, तो कॉस्ट के बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि क्या किस पोर्टफोलियो में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ETFs में तो ये खुद में ऑटो बैलेंस होते हैं, एक्सचेंज या फिर कोई इंस्टीट्यूट इनको बना रहा है वो जो है टाइम टू टाइम इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, टाइम टू टाइम इनको ऑटो बैलेंस करते हैं। जो वो एट बैलेंसिंग होगी, रीबैलेंसिंग होगी 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग है। जैसे कि निफ्टी की 6 महीने में होती है, तो 6 महीने में पता लगे कि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बाहर कर दिया, जो एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहा है उसको अंदर कर लिया। तो जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है वो अपने आप जो है ETF की जो AMC है वो कर देगी, आपको कुछ नहीं करना। आपने ऐसा नहीं है कि निफ्टी का ETF बाय कर लिया तो आपको फिर से कुछ रीबैलेंसिंग करना ही। अब वो जो है लाइफ टाइम का आपको कुछ नहीं करना। जब भी रीबैलेंसिंग होगी, कोई स्टॉक आएगा जाएगा बाहर पोर्टफोलियो से, तो AMC अपने आप कर लेगी उसको, वो फंड मैनेजर जो वहाँ बैठे वो अपने आप कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि इस केस में जो है आपको खुद करना पड़ेगा। पता लगा कि कोई स्टॉक जो है इस टाइम पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत है, आपने नहीं किया, पता लगे वो श्री सीमेंट आपके पास था, पहले निफ्टी का देख करके आपने लिया था, अब वो निफ्टी से बाहर हो गया, अडानी एंटरप्राइज आ गया, और आने वाले मंथ्स में अडानी एंटरप्राइज बाहर हो जाए और पता लगे कि अभी तक आपके पास पोर्टफोलियो में पड़ा है, तो ये चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करनी पड़ेगी। ETFs में जो है ये इशू नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च डीप करने की जरूरत नहीं है। आप जो है स्टैंडर्ड मार्केट के रिटर्न से खुश हो। स्टैंडर्ड मार्केट का आपको जो पर्टिकुलर सेक्टर का या फिर जो पर्टिकुलर इंडेक्स है आपने देख लिया कि भाई हाँ ये 12-13-14% देता है पिछले इतने सालों से, 15%, 12 से 10 से 15 के बीच में जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ मैं इससे खुश हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च करनी नहीं है। आपने देख लिया कि लॉन्गर टर्म में ये इंडेक्स इतना परफॉर्म कर रहा है, मैं इससे खुश हूँ, मार्केट जो है इंडिया की ठीक है, लॉन्गर टर्म में इतने जो है 14-15% को मेरे को मिल जाएगा तो काफ़ी है, तो आप जो आंख बंद करके उसमें ले सकते हो। स्टॉक्स का आप खुद बना रहे हो तो आपको जो है हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे या फिर जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। लगता आसान है लेकिन आसान नहीं है। कोई स्टॉक आप चूज कर रहे हो, क्यों चूज कर रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, कितना उसका वेटेज दे रहे हो, तो वो आसान काम नहीं है। इसमें जो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ सकती है यहाँ पे। ओके, एक इशू जो है ETF के साथ है कि वो डिविडेंड नहीं देते। ओके, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड दे नहीं सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है कि AMC ETF का डिविडेंड नहीं पे कर सकती है, लेकिन वो देती नहीं है। जो डिविडेंड आती है वो जो है खुद खा जाते हैं, उसको खुद रख लेते हैं। उनका ये मानना है कि जो डिविडेंड आता है उससे हम जो खर्चे हैं वो हम उसे निकाल लेते हैं। AMC का जो फंड मैनेजर है या फिर जो फंड को रीबैलेंस कर रहे हैं या फिर जो कैश होल्डिंग है उस कैश की वजह से जो इशू आ रहा है या फिर जो ट्रैकिंग एरर कई बार बढ़ जाता है, वो हम ट्रैकिंग एरर का भी डिस्कस करेंगे। तो उसको जो है मैनेज करने के लिए वो डिविडेंड, जो भी डिविडेंड यील्ड है 1% की, 1.25% की इंडेक्स की, वो खा जाती है। लेकिन कैश में ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक्स में आपका कैश का ETF का जो कैश का डिविडेंड है वो आपको पूरा मिलेगा और पूरा जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसमें आपको जो है कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका ETF कोई रखेगा, आपका जो डिविडेंड कोई रखेगा। ETF वाले में जो है AMC के पास जाएगा डिविडेंड, इस केस में जो है नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि पे नहीं करना, कर सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कर दे, वो आगे जा करके करने लग जाए। मतलब कि अब सिस्टम इतने में ऑटोमेटेड हो गए हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है फंड की बहुत कम हो गई है, सिस्टम ऑटोमेटिक काम कर सकता है। आपने कोड लिख दिया, प्रोग्राम बना दिया, वो जो है कोई भी इंक्लूजन पे या फिर कोई भी एग्जीक्यूशन पे ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो जब आप इतने लाखों करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो और उस लाखों करोड़ के सामने जो है उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट हजारों में भी नहीं है महीने की, तो हो सकता है कि आगे जा करके जो
इतने बड़े लेवल पे अगर ETF के डिविडेंड आ रहे हैं तो वो इन्वेस्टरों को रीपेमेंट करना चालू कर दें या फिर जो है उसी की NAV बढ़ाना चालू कर दे तो मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। तो अगर आपको अभी चाहिए तो आपको जो है कैश के पोर्टफोलियो में ही जाना पड़ेगा। ओके, चौथा यहाँ पे है कि कुछ जो है ट्रैकिंग एरर यहाँ पे आ सकता है। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ETF है तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो है, यहाँ पे अलग अलग स्टॉक है यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि आप मैनुअली अपने पोर्टफोलियो बना रहे हो, जो इशू आपको आए स्लीपेज के और बास्केट बाइंग के, वहाँ पे एक बंदा जो मॉनिटर कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, हालांकि इसमें तो रिसर्च है नहीं, इंडेक्स का ETF है, इंडेक्स ने जो बना दिया वही बाय करना है, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ कैश की बाइंग रह जाती है, कुछ कैश रह जाता है, तो वो ट्रैकिंग एरर यानी कि जो एग्जैक्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि निफ्टी चला किसी पर्टिकुलर टाइम में 10%, ओके, और आपका ETF जो रिटर्न दे रहा है वो 9.5 से 10.5 भी दे सकता है, तो ये जो है कुछ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, वो ट्रैकिंग एरर कहलाया जाता है। ओके, तो इसका मेन रीजन जो है कहीं ना कहीं जो कैश रिजर्व रह जाता है, जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं हुआ है फंड के द्वारा, या फिर कई बार जो है इम्पैक्ट कॉस्ट आ गई बड़ी बाइंग में या फिर बड़ी सेलिंग में, वो जो है एक मेन रीजन रहता है। तो वो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे रह सकता है। लॉन्गर टर्म में बहुत कम रहता है, बहुत थोड़ा रहता है, लेकिन फिर जो है शॉर्टर टर्म में आपको लग सकता है कि यार मेरा कैश के पोर्टफोलियो 10% रिटर्न दे रहे थे, उसके सामने ETF जो है मेरे को 9.8 ही दे रहा है, तो 10 के सामने आपको 9.8 मिल रहा है, तो आप बोलोगे यार ये 0.2 एक्स्ट्रा क्यों खा गए यहाँ पे, एक तो डिविडेंड नहीं दिया, एक साथ में ये भी हो गया। तो ये एक इशू हो सकता है कि पर्टिकुलर जब आप इसको एग्जिट करने की सोचो तब सिस्टम में कुछ ट्रैकिंग एरर हो और आपको जो है थोड़ा सा उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े और वहाँ पे आपको जो है कम से काम चलाना पड़े, संतुष्टि करनी पड़े। ओके, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेजिंग का। यहाँ पे हेजिंग करना आसान है क्योंकि आप पर्टिकुलर एक सेक्टर का ले रहे हो, पर्टिकुलर आप जो है इंडेक्स का ले रहे हो, तो उसके सामने आप मार्केट के कुछ भी हेजिंग के स्ट्रक्चर आपने बना सकते हो। कवर्ड कॉल वाले, प्रोटेक्टिव पुट वाले आपने जो है यहाँ पे बना लिए, या फिर आपने शॉर्ट टर्म की फ्यूचर बेच करके शॉर्ट टर्म की पैनिक को स्पेकुलेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे हेजिंग ईजी है। ओके, यहाँ पे हेजिंग इजी नहीं है क्योंकि आपके पास क्या है पोर्टफोलियो में, कितना उसका अल्फा है, कितना उसका बीटा है, स्टॉक्स के जो है क्या मोमेंटम है, इंडेक्स के कंपैरिजन में उसका जो है आपको कितना डेल्टा मतलब कि कंसीडर करना पड़ेगा, कितना जो है आप कौन से स्टॉक की ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जस्ट फॉर एग्जांपल के पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, 20 के 20 स्टॉक के आप पुट बाय करोगे, ठीक है, तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे मैनेज करना कि आपका अगर आप उसको पूरा मार्केट के सामने लेके चल रहे हो तो कौन सी आप जो है इंडेक्स की निफ्टी की पुट जो है आपने सिक्योर करोगे, प्रोटेक्टिव पुट बाय करोगे, या फिर कौन सी कॉल बेचोगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है गणित गुणा भाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि आपके पास 1 लाख के निफ्टी की ETF है, तो आपको पता है कि मेरे पास पोर्टफोलियो 1 लाख है, 1 लाख के सामने निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू भी लगभग इतनी मिल रही है आपको मार्जिन के रूप में, तो उसके सामने आपको जैसे कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख है और आपकी जो है ETF इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख है, तो इक्वल हो गया। अब उसके सामने आपको पता है कि कौन सी पुट बाय करनी है या फिर कौन सी कॉल बेचनी है, या फिर जो है शॉर्ट टर्म में फ्यूचर शॉर्ट करने हैं, तो वो थोड़ा ईजी रहता है, जबकि यहाँ पे वो ईजी नहीं होगा, उसमें जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको एक बार कंक्लूजन पे लाते हैं। कॉस्ट हमने डिस्कस की, एग्जीक्यूशन हमने डिस्कस की, सिलेक्शन हमने डिस्कस किया, क्या बेनिफिट है वो हमने डिस्कस किया, कौन सा आपके लिए ठीक रह सकता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का साइकोलॉजी सेटअप क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है। छोटी अमाउंट है, जॉब करते हो और इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको जो है ETF ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है छोटी अमाउंट में तो वैसे भी कैश का कोई चांस बनता नहीं है। ओके, जॉब कर रहे हो, दूसरा प्रोफेशन कर रहे हो, तो आपके पास इतनी हाई लेवल की रिसर्च भी नहीं है और एग्जीक्यूशन में भी आपको दिक्कत आएगी। ओके, ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लेजिंग के लिए 50 स्टॉक को प्लेज करो, अनप्लेज करो, पोर्टफोलियो देखो, पता लगे कि एक में 3% ऊपर आ गया, 4% नीचे आ गया, तो जो है आपको दिक्कत होगी, ETF ज़्यादा बेटर है। ओके, अगर आप हार्डकोर इन्वेस्टर हो, बड़ा पैसा है आपके पास, HNI हो, करोड़ 2 करोड़ के पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपके पास जो है टाइम है और सबसे बड़ा इमोशन पे कंट्रोल है, अगर ये नहीं है तो सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा, वरना आप जो है 1 करोड़ को भी 10 लाख कर दोगे। अगर आपके पास इमोशन पे कंट्रोल क्यों? क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि इस पोर्टफोलियो में ये वेटेज इंडिविजुअल स्टॉक का रहेगा और पता लगा कि वो स्टॉक जैसे कि अब अडानी की केस वो गिर गई। ओके, अब लॉस मेकिंग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में वेटेज कम होनी चाहिए। इंडेक्स के पोर्टफोलियो यही तो करते हैं, जिसकी जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा वेटेज मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप जो है उल्टा करोगे, जो तेजी में आएगा उसको आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओगे, उसमें रुक नहीं पाओगे, जो मंदी में आएगा, जो स्टॉक गिर जाएगा, उसको आप एवरेज करने के चक्कर में वेटेज बढ़ा लोगे। तो जब आपने स्टार्ट किया था किसी स्टॉक का, मान लो कि ऑन एवरेज ए स्टॉक है, बी स्टॉक है, ए स्टॉक का 5% वेटेज था, इसका भी 5% वेटेज था,
पता लगा कि 6 महीने में इस स्टॉक ने जो है 20% की रिटर्न दी है, तब जाकर के इसका आपने वेटेज प्रॉफिट बुक करके कर दिया 4%, ओके, या 3% कर दिया, आपने जो है कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर ली, दोबारा ले नहीं पाए। इसने जो है अंडर परफॉर्म किया, इसको आप एवरेज करते गए और आप आपके कैश के एलोकेशन में इसकी जो है वेटेज होगी 10%। तो ये जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंस लॉन्गर टर्म में आपको क्रिएट करेगा। ये जो 4 हो गया, अब जब और बढ़ेगा तो इसके रिटर्न पोर्टफोलियो में कम होंगे, जब और गिरेगा तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ऐसी साइकोलॉजी नहीं है कि आप लॉस मेकिंग वाले पोर्टफोलियो से निकल नहीं पा रहे हो, प्रॉफिट वाले में रुक नहीं पा रहे हो, तो आपको ETF ही कंसिडर करना चाहिए। बड़े इन्वेस्टर हो, बड़ा पैसा है, हर महीने का कम से कम 50-60 हज़ार SIP कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा अमाउंट लमसम में डालना है, 30-40 लाख रुपए कम से कम बोल रहा हूँ मैं, डालने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि ETF में नहीं डाल सकते, ETF में भी डाल सकते हो। अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ ETF में डालना है तो आप डायरेक्ट AMC को कॉल करके अपनी यूनिटी भी बनवा सकते हो कि मेरे को इंपैक्ट कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, भाई मैं मार्केट में 2 करोड़ रुपए के बाय करने जा रहा हूँ ETF, लेकिन इसमें लिक्विडिटी इतनी नहीं है, 1-1.5% की मेरे को जो है इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो मैं ये इंपैक्ट कॉस्ट नहीं देना चाहता। तो आप जो है डायरेक्ट AMC से कनेक्ट करके कॉल करके उनको बोल सकते हो कि मुझे जो है डायरेक्ट मेरी नई यूनिट क्रिएट कर दो। तो वो आपको या तो कोई जो रिडेम्पशन कर रहा है उसकी यूनिट आपको ट्रांसफर कर देंगे, या फिर जो है वो आपके लिए नई यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो है आपको इंपैक्ट कॉस्ट नहीं आएगी। तो अगर आपका बड़ा पैसा है, हार्डकोर इन्वेस्टर हो, इमोशन पे कंट्रोल है, डिविडेंड चाहिए, तो आप जो है इसमें जाइए। एग्जीक्यूशन में आप पुअर हो, सिस्टम बास्केट ऑर्डर वगैरह आपको समझ में नहीं आता है, अमाउंट छोटा है, ट्रेडर हो, पैसा प्लेस करके कहीं और यूज करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो जो है आप इसमें जाइए। बाकी आप देख लीजिए आपको जो ठीक लगे, दोनों का मैंने आपको जो है प्लस और माइनस बता दिए हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए हैं। अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया आपको लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि बाकी कम्युनिटी को भी पता लगे, वो भी जो है उसका बेनिफिट उठा सके। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपके शंका है, तो भी जो है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब इसको प्लेस कैसे करना है, इसके सामने एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे लेने हैं, पोर्टफोलियो से 14-15% लॉन्गर टर्म में अगर आपको ETF दे भी रहा है, उस 15% को आप कैसे इंडेक्स की राइटिंग से 30-35% बना सकते हो साल का, वो जो है खुद में एक अलग सब्जेक्ट है, उसको किसी आने वाले दिन में अलग से कवर करेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेरी है, क्वेश्चन है, या फिर कुछ आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और कम्युनिटी को जो है उससे हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, पैसा छापते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।